रात के आसमान में हमेशा से एक जादू सा रहा है। जब से इंसान दुनिया में आया है, हम तारों को देखते और सोचते रहे हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है? दूसरे ग्रहों के प्राणी एलियंस ने सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। यह एक ऐसा सवाल है जो जिज्ञासा, डर और ब्रह्मांड में अपनी जगह समझने की गहरी इच्छा जगाता है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक साइंस फिक्शन तक एलियंस के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन यह सब शुरू कहां से हुआ? समय के साथ एलियंस के बारे में हमारी समझ कैसे बदली है और दूसरे ग्रहों के प्राणियों की हमारी खोज का भविष्य क्या है? आइए मेरे साथ समय के सफर पर चलें। हम प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान की सीमाओं तक एलियंस के इतिहास का पता लगाएंगे। हम मिथकों, खोजों और अज्ञात के स्थायी आकर्षण में उतरेंगे। हमारी यात्रा सभी महान कारनामों की तरह तारों को देखकर शुरू होती है। टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान से बहुत पहले हमारे पूर्वज जवाबों के लिए आकाश की ओर देखते थे। उन्होंने तारों और ग्रहों की गतिविधियों को देखा और इन खगोलीय घटनाओं को अपने मिथकों और कहानियों में शामिल किया। आधुनिक विज्ञान के उपकरणों के बिना यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई संस्कृतियों ने इन खगोलीय घटनाओं को देवताओं और अन्य अलौकिक प्राणियों के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उदाहरण के लिए प्राचीन मेसोपोटामिया में ग्रहों की गति को शक्तिशाली देवताओं का काम माना जाता था। मिस्रवासियों का भी मानना था कि देवता स्वर्ग में रहते हैं और सूर्य और तारों के चक्रों में उनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। भारत में महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में विमान नामक उड़ने वाली मशीनों और शक्तिशाली हथियारों का वर्णन है जो आधुनिक तकनीक को टक्कर दे सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां आकाश के प्रति गहरे आकर्षण और हमारी दुनिया से परे जीवन की संभावना को दर्शाती है। हालांकि ये प्राचीन कहानियां वास्तविक एलियन मुठभेड़ों का सबूत नहीं है, लेकिन ये मानव मानस की एक झलक पेश करती है। ये अज्ञात को समझाने की गहरी आवश्यकता और अपने से परे जीवन की संभावना के प्रति आकर्षण को प्रकट करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन कहानियों ने एलियंस के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण की नींव रखी। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप मध्य युग नामक काल में प्रवेश कर गया। इस समय के दौरान वैज्ञानिक जांच धार्मिक हठधर्मिता के पीछे छिप गई। एलियंस के बारे में चर्चा कम प्रचलित थी, लेकिन आकाश के प्रति आकर्षण बना रहा। धार्मिक विद्वानों ने अन्य दुनिया के अस्तित्व और उन दुनिया पर जीवन की संभावना पर बहस की। कुछ जैसे 13वीं शताब्दी के दार्शनिक थॉमस एक्विनास ने तर्क दिया कि भगवान अपनी असीम शक्ति से दूसरी दुनिया बना सकते थे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह दुनिया भी पृथ्वी की तरह ही ईश्वरीय योजना के अधीन होंगी। भगवान की रचना से स्वतंत्र रूप से जीवन के अस्तित्व का विचार उस समय के प्रचलित धार्मिक विचारों के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता था। एलियंस के बारे में चर्चा अक्सर बौद्धिक बातचीत के हाशिए पर ही होती थी, फिर भी जिज्ञासा बनी रही। टिमटिमाते तारों और घूमते ग्रहों वाला आकाश हमारी दुनिया से परे जीवन की संभावना के बारे में आश्चर्य और अटकलें जगाता रहा। वैज्ञानिक जांच के पुनरुत्थान का मंच तैयार हो गया था, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ पुनर्जागरण यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युग में शास्त्रीय शिक्षा में नए सिरे से रुचि और वैज्ञानिक जांच में वृद्धि देखी गई। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने अभूतपूर्व गति से ज्ञान के प्रसार की अनुमति दी, जिससे लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती मिली और अभूतपूर्व खोजों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐसी ही एक खोज पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने की थी। 16वीं शताब्दी में उन्होंने सौर मंडल के सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसने पृथ्वी के बजाय सूर्य को केंद्र में रखा। इस क्रांतिकारी विचार ने प्रचलित भू केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती दी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव डाला। यदि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं थी, तो यह मानना उचित था कि अन्य दुनिया, शायद अन्य पृथ्वी भी मौजूद हो सकती है। कोपरनिकस के काम, जिसे बाद में गैलीलियो गैलीली ने आगे बढ़ाया, ने ग्रहों और जीवन से भरे ब्रह्मांड की संभावना के द्वार खोल दिए। वैज्ञानिक क्रांति शुरू हो गई थी और इसके साथ ही अन्वेषण और खोज का एक नया युग शुरू हुआ। एलियंस की खोज, जो कभी मिथक और अटकलों के दायरे में थी, अब एक बड़ी छलांग लगाने वाली थी। 19वीं सदी में वैज्ञानिक प्रगति और साहित्यिक कल्पना का संगम हुआ।
जैसे जैसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते गए, लेखकों ने कल्पना की मदद से इन खोजों के निहितार्थों का पता लगाना शुरू कर दिया। साइंस फिक्शन, विज्ञान और कल्पना के इस मिलन से उपजी एक विधा ने एलियंस की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। जूल्स वर्न, जिन्हें साइंस फिक्शन के जनकों में से एक माना जाता है, ने अपने साहसिक और अन्वेषण की कहानियों से पाठकों को मोहित कर लिया। उनके उपन्यासों जैसे कि जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ और 20,000 लीग्स अंडर द सी ने एक पीढ़ी की कल्पनाओं को जगाया और बताया कि असंभव भी संभव हो सकता है। H.G. वेल्स, साइंस फिक्शन के एक अन्य अग्रणी, ने अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया। 1898 में प्रकाशित उनकी मौलिक कृति द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स ने एलियंस के आक्रमण की एक खौफनाक कहानी प्रस्तुत की। तकनीकी श्रेष्ठता और मानव सभ्यता की नाजुकता जैसे विषयों वाली वेल्स की कहानी ने अज्ञात के बारे में बढ़ती चिंता में अपनी जगह बनाई। भाग 6, रेडियो तरंगों पर डर और आकर्षण। 20वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया संचार के एक नए युग के कगार पर थी। रेडियो एक ऐसी तकनीक जिसने ध्वनि के तुरंत प्रसारण की अनुमति दी, लोगों के सूचना और मनोरंजन के उपभोग के तरीके को तेजी से बदल रही थी। 30 अक्टूबर 1938 को इस शक्तिशाली नए माध्यम ने एलियंस के बारे में लोगों की धारणा को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस भयावह हैलोवीन की पूर्व संध्या पर एक युवा अभिनेता और निर्देशक ऑर्सन वेल्स H.G. वेल्स की द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स के रेडियो रूपांतरण के साथ रेडियो पर आए। वेल्स और उनके मर्क्यूरी थिएटर ऑन द एयर समूह ने एक काल्पनिक समाचार बुलेटिन प्रस्तुत किया जिसमें मंगल ग्रह के आक्रमण की रिपोर्ट दी गई थी। यथार्थवादी ध्वनि प्रभावों और घबराहट भरी खबरों वाले इस प्रसारण से उन श्रोताओं में व्यापक दहशत फैल गई जो मानते थे कि वे एक वास्तविक एलियन आक्रमण देख रहे हैं। हालांकि दहशत अल्पकालिक थी, लेकिन वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स प्रसारण का स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने जनमत को आकार देने के लिए मास मीडिया की शक्ति का प्रदर्शन किया और एलियंस की संभावना को लेकर गहरे बैठे भय को उजागर किया। इस प्रसारण ने यूएफओस के प्रति बढ़ते आकर्षण को भी हवा दी, एक ऐसी घटना जिसने आने वाले दशकों में लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। भाग 7, ज्ञान की तलाश जारी है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में अभूतपूर्व तेजी देखी गई। 1957 में स्पुतनिक 1 पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले कृत्रिम उपग्रह के प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष युग की शुरुआत को चिह्नित किया। मानवता ने अन्वेषण के एक नए युग में प्रवेश किया था जो ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देगा। 1959 में नासा ने प्रोजेक्ट मर्क्यूरी की स्थापना की जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम था। प्रोजेक्ट मर्क्यूरी का लक्ष्य एक आदमी को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना और उसे सुरक्षित वापस लाना था। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य 1962 में हासिल किया गया जब जॉन ग्लेन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले अमेरिकी बने। प्रोजेक्ट मर्क्यूरी ने बाद के नासा कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त किया जिसमें अपोलो मिशन भी शामिल है जो चांद पर पहले मानवों को उतारेगा। जहां नासा ने मानव अंतरिक्ष उड़ान पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं अन्य संगठनों ने अपना ध्यान एलियंस की खोज या सैटी पर लगाया। 1984 में स्थापित सेटी संस्थान पृथ्वी से परे बुद्धिमान जीवन के संकेतों की खोज के लिए समर्पित है। सेटी शोधकर्ता रेडियो दूरबीनों का उपयोग उन संकेतों को सुनने के लिए करते हैं जो एक उन्नत सभ्यता की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। हालांकि एलियंस के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ऐसी खोज के गहन निहितार्थों से प्रेरित होकर खोज जारी है। भाग 8, सिल्वर स्क्रीन पर एलियंस। जैसे जैसे ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अन्वेषण में प्रगति हुई, वैसे वैसे एलियंस के प्रति हमारा सांस्कृतिक आकर्षण भी बढ़ता गया। हॉलीवुड ने, जो कभी भी एक मनोरम कहानी से पीछे नहीं हटता, एलियन थीम को पूरे दिल से अपनाया। E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में परोपकारी एलियन से लेकर एलियन में भयानक प्राणियों तक, फिल्मों ने दूसरे ग्रहों के प्राणियों से मुठभेड़ के बारे में हमारी आशाओं और आशंकाओं को दर्शाया है। स्टार वॉर्स, एक विशाल अंतरिक्ष गाथा जिसकी शुरुआत 1977 में हुई थी, ने एक ऐसे ब्रह्मांड को प्रस्तुत किया जो एलियन प्रजातियों से भरा हुआ है, दोनों दोस्ताना और भयानक। फिल्म की सफलता ने एक मल्टीमीडिया फ्रेंचाइजी को जन्म दिया जो आज भी दर्शकों को मोहित करती है, जिससे लोकप्रिय संस्कृति में एलियंस की जगह पक्की हो गई।
ये फिल्में काल्पनिक होते हुए भी अज्ञात के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण को दर्शाती हैं। ये एक सांस्कृतिक दर्पण का काम करती हैं, जो भविष्य के बारे में हमारी चिंताओं, शांतिपूर्ण संपर्क के लिए हमारी आशाओं और विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में अपनी जगह को समझने की हमारी गहरी इच्छा को दर्शाती है। भाग 9, पहले संपर्क की प्रतीक्षा में। एलियंस की खोज सदियों से चली आ रही है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिक प्रयासों तक, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। एलियंस के जीवन का निश्चित प्रमाण अभी भी मायावी बना हुआ है। इस ज्ञान की खोज ने वैज्ञानिक नवाचार को आगे बढ़ाया है और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष के विशाल विस्तार का पता लगाना जारी रखते हैं, हम इसे आश्चर्य और प्रत्याशा की भावना के साथ करते हैं। एक और बुद्धिमान प्रजाति से मिलने की संभावना एक विनम्र करने वाली संभावना है। एक ऐसी संभावना जो हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देती है और हमें चीजों की भव्य योजना में अपनी जगह का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। प्रत्येक नई खोज के साथ, प्रत्येक तकनीकी प्रगति के साथ हम सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने के करीब पहुंचते हैं, क्या हम अकेले हैं? तब तक तारे हमें बुलाते हैं, हमें तलाशने, खोजने और आश्चर्य करते रहने के लिए आमंत्रित करते हैं।